हेलो बच्चों, नवांकुर डिजी लेसन में आपका स्वागत है। आज आप कक्षा 12 वाणिज्य संकाय के अंतर्गत पुष्पालन एवं लेखाकार विषय में इकाई 5 ऋण पत्रों का शोधन के विषय में मैं आपको बताऊंगा कि ऋण पत्रों का शोधन क्या होता है, इसका आशय क्या है, इसके कोष के स्रोत क्या हैं, इसकी विधियां क्या हैं, ये सारी जानकारी आपको दूंगा। पिछले वीडियो में जैसे आपको ऋण पत्रों के निर्गमन से संबंधित सारी जानकारी आपको दी थी, तो ऋण पत्रों के निर्गमन में आपको बताया गया था कि ऋण पत्र कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का एक दायित्व होता है। अब बच्चों, ऋण पत्र कंपनी ने लिए गए ऋण का एक दायित्व है, तो इसका निर्गमन करते समय ही ये बात स्पष्ट होती है, ये सारी शर्तें होती हैं ऋण पत्रों से संबंधित कि कब, कितना, कैसे और कहाँ से ये पैसा लौटाया जाएगा। तो ऋण पत्र दायित्व है, कंपनी ऋण पत्रों का निर्गमन करते समय ही संबंधित ऋण पत्रधारी को ये बता देती है कि ये पैसा कब लौटाएगी। तो ऋण पत्रों का पैसा संबंधित ऋण पत्रधारी को लौटाना ऋण पत्रों का शोधन कहलाता है, ऋण पत्रों के शोधन के नाम से जाना जाता है। तो कंपनी के ऋण पत्रों के शोधन से क्या आशा है, पहला क्वेश्चन है। इसको विमोचन या भुगतान भी कहा जा सकता है, भुगतान भी बोलते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ऋण पत्र कंपनी द्वारा लिया गया दायित्व है, लिया गया ऋण है, जिसका एक निश्चित समय बाद भुगतान करना अनिवार्य होता है। जब कंपनी अपने द्वारा निर्गमित ऋण पत्रों की राशि ऋण पत्रधारियों को लौटा देती है, तो इसे ऋण पत्रों का शोधन, विमोचन या भुगतान कहते हैं। साधारण भाषा में कह सकते हैं, कंपनी ने जो ऋण पत्र जारी किए थे या ऋण पत्रधारियों से जो ऋण लिया था, इस ऋण का पैसा कंपनी द्वारा लौटाना ऋण पत्रों का शोधन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, ऋण पत्रों के शोधन के समय किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। ऋण पत्रों का शोधन करने के लिए 4 का ध्यान रखना पड़ता है। 4 का कौन कौन से हैं, इनको अपन प्रमुख बातें कह सकते हैं। ऋण पत्र वस्तुतः कंपनी के दायित्व होते हैं, क्योंकि ऋण पत्र में अंकित राशि, इतनी राशि ऋण पत्र में अंकित राशि लिखी हुई है। ऋण पत्रों का शोधन करते समय कंपनी को यह निर्णय करना होता है कि ऐसा शोधन कितनी अवधि में किया जाएगा, मतलब कितने समय बाद लौटाएंगे, शोधन की राशि क्या होगी, कितनी लौटाएंगे, तथा इस राशि की व्यवस्था कैसे की जाएगी। इसको संक्षेप में 4K के नाम से जाना सकता है। 4K का मतलब क्या होता है, देखिए, जिनको अपन बातें भी कह सकते हैं। ऋण पत्र के शोधन के लिए 4 बातों का मुख्य तौर से ध्यान रखा जाता है, और ये चारों बातें ऋण पत्रों का निर्गमन करते समय ही ऋण पत्रधारी को बता दी जाती हैं। 4K कौन कौन से हैं, देखो, कब, कैसे, कितनी और कहाँ, इससे याद रख सकते हैं अपन 4। पहला है, देखो, भुगतान का समय निश्चित करना, मतलब कब पैसा लौटाएंगे। कब का मतलब हो गया, कंपनी जो ऋण पत्र जारी किए हैं, ऋण पत्र के माध्यम से जो उसने पैसा लिया है, वो कब लौटाएगी, ये पहले से ही तय, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, या कंपनी के समापन पर पहले से ही विश्वास होता है कि ऋण पत्रों का भुगतान समय निश्चित करना। कंपनी ऋण पत्र जारी करते समय इन बातों का ध्यान रखती है कि जब हम ऋण ले रहे हैं तो उस पैसे का हम कितने समय बाद लौटाएंगे, क्योंकि लौटाते समय फिर उसको ये ध्यान रखना पड़ता है कि पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से इकट्ठा करेंगे। फिर अगला बिंदु होता है भुगतान की विधि निश्चित करना। फिर ये बताती है कंपनी कि किस विधि से भुगतान करेगी। भुगतान की विधियों का आगे जिक्र करेंगे। भुगतान की 4 विधियाँ होती हैं, तो वो कैसे कहलाता है
एक ही बार में पूरा पैसा देगी कंपनी, किस्तों में देगी, या कोई अन्य दूसरा विकल्प। भुगतान की राशि निश्चित करना, फिर कितनी राशि देगी ये भी महत्वपूर्ण होता है कि सामान्यतः ऋण पत्रों का सममूल पर और प्रीमियम पर भुगतान होता है। सममूल का मतलब हो गया कि हम किसी से यदि 100 रुपये ले रहे हैं तो 100 रुपये ही लौटाएंगे। प्रीमियम का मतलब हो गया है 100 रुपये लेकर के अधिक राशि लौटाना। तो ये राशि पहले से ही तय होती है कि कंपनी कितनी राशि संबंधित ऋण पत्रधारी को लौटाएगी। तो ऋण पत्रों का शोधन होता है या तो सममूल पर होता है राशि के हिसाब से, या प्रीमियम पर होता है। फिर चौथा बिंदु है भुगतान हेतु आवश्यक राशि की व्यवस्था करना, अर्थात ये राशि कहाँ से आएगी। ऋण पत्रों पर प्राप्त राशि होती है, बहुत बड़ी मात्रा में होती है, और इस राशि की कंपनी को व्यवस्था करना कठिन काम होता है। तो निर्गमन करते समय ही कंपनी ये तय करती है कि पैसा वो कहाँ से इकट्ठा करेगी। इसको 4K के नाम से जानते हैं, याद रखने की दृष्टि से अपन 4 कह सकते हैं। कब, कैसे, कितनी और कहाँ, ये ध्यान रखने योग्य बातें, शोधन के समय ध्यान रखने योग्य बातों के नाम से भी इनको जाना जाता है। अगला प्रश्न है ऋण पत्र शोधन हेतु निधि कोष के स्रोत कौन कौन से हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऋण पत्र कंपनी द्वारा लिया गया एक दायित्व है। इस दायित्व का एक निश्चित समय के बाद कंपनी को भुगतान करना होता है। तो इसके हेतु कंपनी कहाँ से पैसा लाएगी, उसके कोष के स्रोत क्या होंगे, निधि कहाँ से आएगी, ये पहले से ही तय करना होता है कंपनी को कि पैसा कहाँ से इकट्ठा करेगी उतना पैसा लौटाने के लिए। तो उसके लिए कंपनी के पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, उन किसी एक विकल्प में से पैसा इकट्ठा करके कंपनी ऋण पत्रधारियों को लौटा देती है। क्योंकि एकदम इतनी बड़ी राशि कंपनी से जाना कंपनी की अन्य गतिविधियों को प्रभावित कर सकती है। तो एक बड़ा दूरदृष्टापूर्ण दृष्टिकोण होता है कि कंपनी इन ऋण पत्रों के शोधन हेतु कोष के स्रोत कहाँ से जुटाए। तो ये पहला देखें कौन सा है, नए अंश एवं ऋण पत्र के निर्गमन से शोधन। कंपनी के पास एक विकल्प होता है कि वो कोई नए जिन अंशों का भी उसने निर्गमन नहीं किया है उन अंशों को निर्गमन कर दे और निर्गमन से जो राशि आए उनसे ऋण पत्रों का शोधन कर दे। या दूसरा विकल्प होता है कि पुराने ऋण पत्रों का शोधन करने के लिए नए ऋण पत्र जारी कर दे, तो पैसा आ जाता है। तो नए ऋण पत्रों से प्राप्त राशि का उपयोग वो पुराने ऋण पत्रों के शोधन हेतु कर सकती है। तो पहला विकल्प हो गया नए अंश या ऋण पत्रों का निर्गमन करके कोष की व्यवस्था करे, धन की व्यवस्था करे। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि कंपनी हम सामान्यतः पूरे अंशों का निर्गमन नहीं करती है, कुछ अंशों को बचा कर रखती है। आपातकाल स्थिति आती है, कोई विशेष व्यवस्था करनी होती है तो उन अंशों का निर्गमन करके पैसा इकट्ठा कर लेती है और फिर उस पैसे से ऋण पत्रों का शोधन कर सकती है। ऐसे ही पुराने ऋण पत्रों का शोधन करने के लिए नए ऋण पत्रों को जारी कर देती है। नए ऋण पत्रों को जारी करके पैसा आ जाता है और उस पैसे से कंपनी पुराने ऋण पत्रों का शोधन कर देती है। दूसरा है ऋण पत्रों का संचित लाभ में से शोधन। ये अत्यंत दूरदृष्टापूर्ण दृष्टिकोण होता है। जैसे मान लीजिए हमने 1 लाख रुपए के ऋण पत्र जारी किए हैं और 10 साल बाद इनका हमें शोधन करना है। तो हर साल यदि हम 10,000 रुपये अपने लाभ में से बचा के रखें तो 10 साल में हमारे पास आसानी से 1 लाख रुपये हो जाएंगे और उस 1 लाख रुपये से हम ऋण पत्रों का शोधन कर देंगे। इसको बोलते हैं ऋण पत्रों का संचित लाभ में से शोधन। ऐसा हम व्यवहारिक जीवन में भी करते हैं। यदि हमें कोई बड़ा काम करना है, बड़े काम के लिए उतना पैसा हमारे पास एक साथ इकट्ठा नहीं है, तो हर साल अपन क्या करते हैं, हमारी होने वाली बचत में से पैसे को इकट्ठा करते चले जाते हैं और आसानी से उस काम को संपन्न कर लेते हैं। फिर है ऋण पत्रों का पूंजी में से शोधन भी कर सकती है कंपनी। हालांकि इसके लिए कुछ प्रतिबंध होते हैं, उन प्रतिबंधों का पालन करना होता है। पूंजी में से शोधन करना मतलब कार्यशील पूंजी को प्रभावित करना, और कार्यशील पूंजी यदि प्रभावित होती है तो कंपनी की दूसरी गतिविधियां भी प्रभावित हो जाती हैं। ये भी एक विकल्प होता है। फिर उपलब्ध चालू साधन से शोधन करना। उपलब्ध चालू साधन के लिए सामान्यतः कंपनी जिस चीज़ का व्यवसाय कर रही है, स्टॉक जिसका है, उसको बेच करके धन इकट्ठा कर सकती है। या पुरानी कोई ऐसी संपत्ति हैं जो कार्ययोग्य नहीं है, उन संपत्तियों को बेचकर भी धन इकट्ठा किया जा सकता है और उस धन से ऋण पत्रों का शोधन कर सकती है। तो ये 4 साधन हो गए आपके। 4 साधनों में से कंपनी पैसा इकट्ठा करके
ऋण पत्रों का शोधन कर सकती है। पहला हो गया, नए अंश ऋण पत्रों के निर्गमन से पैसा लाएगी, इकट्ठा करेगी और उनसे पुराने ऋण पत्रों का शोधन कर देगी। और संचित लाभ मतलब हर साल कंपनी ऋण पत्रों का शोधन अपने संचित लाभ में से कर सकती है, मतलब जो लाभ होगा उसको बचा के रखेगी और उसमें शोधन कर देगी। पूंजी में से भी शोधन कर सकती है और उपलब्ध चालू साधन बहुत सारे होते हैं। सामान्यतः स्टॉक को बेचना या किसी पुरानी संपत्ति को बेच करके धन इकट्ठा करना। ये चार कोष हो गए, ऋण पत्र शोधन के 4 कोष कहलाते हैं। अब ऋण पत्र शोधन की विभिन्न विधियों को संक्षेप में बताना है। कौन सी विधि से शोधन है? विधि पहले से तय होती है। ऋण पत्रों का निर्गमन करते समय ही ऋण पत्रधारी को ये बता दिया जाता है कि आपका पैसा कौन सी विधि से लौटाया जाएगा। ये विधियों के नाम से कहलाती हैं। एक मुश्त भुगतान करना। यदि कंपनी के पास पर्याप्त धन उपलब्ध है तो वह ऋण पत्रों का शोधन एक मुश्त कर सकती है, एक ही बार में पूरा का पूरा पैसा दे देगी। लेकिन कंपनी को ये बात देखना होती है कि एक मुश्त इतना भुगतान करने के बाद कंपनी की दूसरी गतिविधियां तो प्रभावित नहीं हो रही, तो इससे भुगतान करने में कंपनी को कोई दूसरी दिक्कत नहीं हो, तो इस विधि के माध्यम से भुगतान आसानी से किया जाता है। अब इसके लिए जनरल प्रविष्टियाँ क्या होती हैं ये भी देखें। ऋण पत्र खाता डेबिट करते हैं और ऋण पत्रधारियों के खाते को क्रेडिट करते हैं। और फिर दूसरी एंट्री, ऋण पत्रधारियों का खाता डेबिट करते हैं और बैंक खाता क्रेडिट करते हैं। यहाँ देखो, ऋण पत्रधारियों का खाता और दोनों ही ये आपके वैकल्पिक खाते हैं, एक तरह से लेखा करने के भर के लिए हैं। इन दोनों प्रविष्टियों को यदि हम जोड़ें तो ऋण पत्र खाता डेबिट हो रहा है और बैंक खाता क्रेडिट हो रहा है, ऐसा भी कर सकते हैं। इन दोनों प्रविष्टियों के स्थान पर एक प्रविष्टि भी की जा सकती है। तो सामान्यतः 2 प्रविष्टियाँ होती हैं, लेकिन आप एक प्रविष्टि के माध्यम से भी इसका लेखा रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये पहली विधि हो गई, एक ही बार में पैसा देना। 1 लाख के यदि ऋण पत्र है तो ऋण पत्र खाता यहाँ डेबिट 1 लाख हो जाएगा और ऋण पत्रधारियों का खाता 1 लाख हो जाएगा। फिर ऋण पत्रधारियों के खाते को डेबिट करेंगे और बैंक खाता क्रेडिट कर देंगे। तो पहली वाली प्रविष्टि देय होने पर होती है। जैसे ही हमें ऋण पत्रों का पैसा देना बना, उसको देय कहा जाता है। और जैसे ही हम भुगतान कर देते हैं तो ऋण पत्रधारियों का खाता डेबिट करके और बैंक खाता क्रेडिट करते हैं। या डायरेक्ट एक प्रविष्टि करना है तो ऋण पत्र खाता डेबिट करेंगे और बैंक खाता क्रेडिट कर देंगे। ऐसा करने से भुगतान हो जाता है। अगली विधि है किस्तों में भुगतान या वार्षिकी आहरण पद्धति द्वारा भुगतान। इस पद्धति में कंपनी शोध ऋण पत्रों का लॉटरी पद्धति से चयन करके शोधन कर सकती है। इसके लिए जनरल के लेखे इस प्रकार की जाए। लॉटरी पद्धति में ये होता है, जैसे हमने कहा कि हम 5वें साल से ऋण पत्रों का शोधन करेंगे। 1 लाख के मान लीजिए हमने ऋण पत्र जारी किए और हमने तय किया कि 5वें साल में 20-20 हज़ार मूल्य के अंकित मूल्य के ऋण पत्रों का शोधन करेंगे। तो पहले कौन से 20,000 का शोधन करें? तो सारे जितने भी ऋण पत्र हैं उनके सारे नंबर लिख करके ड्रम में डाल देते हैं और उनको इकट्ठा करके उसमें से रैंडमी 20,000 मूल्य के ऋण पत्रों की पर्ची उठा ली जाती है। तो पहले उनका हो जाता है, फिर अगले साल फिर 20 की पर्ची, फिर अगले साल 20 की पर्ची, फिर अगले साल 20 की। तो ये लॉटरी पद्धति कहलाता है, किस्तों में भुगतान कहलाता है, वार्षिक आहरण कहलाता है। तो पहले 5 साल के पहले 6वें साल में पहले 20,000 का भुगतान हो गया, फिर 80 के बच गए, फिर अगले साल फिर 20 का हो जाएगा, 60 के बच गए, फिर अगले साल फिर 20 का हो जाएगा, 40 बच गए, फिर अगले साल 20 का हो जाएगा तो 20 ही बचेंगे और लास्ट साल में सारा भुगतान हो जाएगा। इसको किस्तों में भुगतान बोलते हैं, लॉटरी पद्धति कहा जाता है। लॉटरी पद्धति में जिन ऋण पत्रों का हमें भुगतान करना होता है उन सारे ऋण पत्रों के नंबर लिख करके एक ड्रम में डाल देते हैं और सब नंबर को इकट्ठा गड़बड़ करके उनमें से जितने पर्चियों का हमें भुगतान करना होता है, जितने मूल्य के भुगतान करना होता है, वो पर्चियाँ निकाल ली जाती हैं और उनका भुगतान कर दिया जाता है। इसलिए इसको लॉटरी पद्धति के नाम से भी जानते हैं, या किस्तों में भुगतान या वार्षिक आहरण पद्धति भी कहा जाता है। लेखे सेम होते हैं। पहली प्रविष्टि जैसे ही ऋण पत्र खाता डेबिट होता है, ऋण पत्रधारियों का खाता क्रेडिट होता है। दूसरा, ऋण पत्रधारियों का खाता डेबिट होगा और बैंक खाता क्रेडिट होगा। इन दोनों के स्थान पर एक प्रविष्टि भी कर सकते हैं, ऋण पत्र खाता डेबिट और बैंक खाता क्रेडिट। खुले बाजार में ऋण पत्रों को खरीदना, ये पद्धति कंपनी सामान्यतः तब अपनाती है जब अपने ही ऋण पत्रों का बाजार मूल्य कम हो जाता है। खुले मार्केट में कंपनी अपने ही ऋण पत्रों को स्वयं
निवेश की तरह खरीद सकती है। इस पद्धति को अपनाने के पीछे कंपनी ऋण पत्रों के गिरे हुए मूल्य से फ़ायदा उठाने के लिए उपयोग करती है। इस पद्धति में कंपनी अपने ऋण पत्र खुले बाजार में क्रय कर लेती है। इसके लिए निम्न जनरल लेके सेम ही होंगे जैसे पहले दो प्रविष्टियों के लिए हो, बट इसमें ये पद्धति कंपनी का मूल उद्देश्य ये होता है कि खुले बाजार में गिरे हुए मूल्य पर ही वो खरीदती है। प्रविष्टियाँ दोनों की जा सकती हैं, दोनों में से कोई एक की जा सकती है। चौथा तरीका है अंशों में परिवर्तित करके। इस विधि के अंतर्गत कंपनी अपने पुराने ऋण पत्रों को अंशों में बदल सकती है। तो जो परिवर्तनशील ऋण पत्र होते हैं उनको कंपनी अंशों में परिवर्तित करती है। इस प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से ऋण पत्रों का शोधन हो जाता है। इसके लिए एक ही प्रविष्टि होती है। ऋण पत्र खाता डेबिट होता है और अंश पूंजी खाता क्रेडिट करते हैं। इस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से उन ऋण पत्रों का शोधन हो जाता है। वो ऋण पत्रधारी न लेकर के फिर अंशधारी बन जाता है, वो ऋणदाता न रह करके मालिक बन जाता है, कंपनी का सदस्य हो जाता है। तो ये 4 तरीके हैं ऋण पत्रों के शोधन के, चार विधियाँ हैं। एक ही बार में पूरा भुगतान करना। यदि कंपनी के पास पर्याप्त धन है तो कंपनी पूरी की पूरी राशि एक ही बार में ऋण पत्रधारी को लौटा देती है, जिसको एक मुश्त भुगतान बोलते हैं। यदि कंपनी के पास पर्याप्त धन नहीं है तो किस्तों में या आहरण पद्धति या लॉटरी सिस्टम, खुले बाजार में कंपनी ऋण पत्र अपने खरीद करके उनको नष्ट कर सकती है, खुद उनको प्रतिभूति के रूप में रख सकती है। और चौथा तरीका है उनको अंशों में बदल करके भी ऋण पत्रों का शोधन कर देती है। अब ऋण पत्रों के भुगतान की संचित कोष पद्धति को समझाना है। सिंकिंग फंड है। तो बच्चों अपन व्यवहारिक जीवन में भी ऐसा करते हैं कि यदि हमें किसी बड़े दायित्व का निर्वहन करना होता है, किसी बड़े दायित्व को निभाना होता है, तो हमारे घर के लोग एक दूरदर्शितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए उस बड़े दायित्व के निर्वहन के लिए हमारी होने वाली बचत को संचय करके रख लेते हैं। संचय ही करके नहीं रखते बल्कि उसको ऐसी जगह पर रख देते हैं जहां उससे आय उत्पन्न होने लगे। जैसे बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर देना, किसी बीमा कंपनी की पॉलिसी ले लेना या किसी कंपनी के ऋण पत्र ले लेना, ये दूरदर्शितापूर्ण दृष्टिकोण होता है। उससे बचत तो होती है, साथ ही साथ उससे आय भी होती है। और जैसे ही उस दायित्व का समय आता है तो उस बचत से प्राप्त राशि से हम आसानी से उसका भुगतान कर देते हैं। ऐसे ही कंपनी अभी क्या करती हैं, जैसे मैं कहूँ कि किसी कंपनी को ने 1 लाख रुपए के ऋण पत्र जारी किए और इन ऋण पत्रों को 10 वर्ष बाद भुगतान करना, एक ही बार में भुगतान करना, तो एक साथ 1 लाख रुपए का भुगतान करना असुविधाजनक हो सकता है। तो कंपनी क्या करे, इसके लिए सिंपल तरीका है कि जितना उसका लाभ हो उस लाभ में से हर साल एक निश्चित राशि बचा के रखे और बचा करके इस राशि को एक निश्चित जगह विनियोग भी कर दे। विनियोग करने का मतलब हो गया जितना पैसा वो बचा के रख रही है उससे आय भी उत्पन्न हो। जैसे बैंक में यदि फिक्स डिपॉजिट कर दिया तो उस पर ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा, या बीमा पॉलिसी ले गई तो उस पर बोनस मिलता है, या किसी दूसरी कंपनी के ऋण पत्र खरीद लिए तो उससे ब्याज मिलता है, या किसी दूसरी कंपनी के अंश खरीद लिए तो लाभांश मिलता है। तो ऐसी जगह विनियोग कर देती है, सुरक्षित होता है और निश्चित समय के बाद पूरा का पूरा विनियोग हमें वापस भी मिल जाए, ये भी उसमें ध्यान रखना पड़ता है। तो 2 तरह के फ़ायदे हो गए, एक तो हमें एकदम हमारे ऊपर वजन नहीं पड़ेगा, दूसरा उससे आय भी होती है। यहाँ ये बात ध्यान रखना पड़ती है कि जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने 1 लाख रुपए देना है और 10 साल बाद देना है, तो साधारण तौर से मुझे 10,000 रुपये बचाना पड़ेंगे। और यदि इसके लिए मैं एक टेबल की सहायता लूँ, एक सारणी की सहायता लूँ कि यदि मैं हर साल 10,000 रुपये बचाता हूँ और इनको मैं एक निश्चित दर पर विनियोजित करता हूँ तो मुझे कितने पैसे बचाने पड़ेंगे। इसके लिए एक तालिका बनती है, टेबल बनती है कि आप कितने समय के लिए विनियोग कर रहे हैं, कितने % में कर रहे हैं। तो जितना राशि बन रही है उससे कम राशि आपको विनियोग करना पड़ती है, क्योंकि उससे मिलने वाला ब्याज भी फिर से उसमें विनियोजित कर दिया जाता है। तो उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए मोटे तौर पर 10,000 आ रहा है और तालिका से मैंने राशि निकाली तो वो 8,000 आ रही है। तो 8,000 हर साल में बचाऊंगा और बचा करके विनियोग कर दूंगा। तो अगले साल फिर 8,000 ये बचेंगे मेरे, प्लस साल भर में मुझे जो ब्याज मिलेगा वो भी विनियोग कर दूंगा। तो इस तरह से पूरे 10 साल में मेरे पास 1 लाख रुपए आसानी से इकट्ठे हो जाएंगे और मैं उन ऋण पत्रों का भुगतान कर दूंगा। इसी को ऋण पत्रों की सिंकिंग
फंड पद्धति या संचित कोष पद्धति के नाम से जाना जाता है। अब इसमें क्या लिखा है देखो, ऋण पत्रों के शोधन हेतु अधिक मात्रा में धन की आवश्यकता होती है। इसके लिए कंपनी अपने लाभ में से एक निश्चित धन बचाती रहती है। जैसा अभी मैंने उदाहरण दिया कि 1 लाख का भुगतान करने के लिए हम 8,000 रुपये बचाएंगे और इस 8,000 को बैंक में जमा कर देंगे 10 साल के लिए, और इस पर हमें ब्याज मिलेगा मान लीजिए 6%। तो 8,000 ये हो गए, प्लस साल भर जब हमारे बैंक में पैसा रहेगा तो वो ब्याज मिल जाएगा। मान लीजिए 500 रुपये हमें ब्याज के मिल गए, तो अब अगले साल जब हम विनियोग करेंगे तो 8,000 जो पिछले साल हमने विनियोग किए थे वो, प्लस 500 ब्याज के मिले वो, प्लस अगले साल 8,000, इस तरह से 16,500 रुपये हम फिर विनियोग कर देंगे अगले साल। फिर उस राशि पर हमें, अब हमारा विनियोग 8 की जगह 16,000 हो गया, तो 16,000 पर हमें ब्याज 16,500 हो गया। 8,000 की 2 किस्तें हो गई, प्लस जो ब्याज का पैसा था वो भी हमने वहीं विनियोग कर दिया, तो 16,500 पर ब्याज मिलेगा, प्लस अगले साल 8,000 और मिला करके ब्याज से फिर राशि जमा कर देती है। तथा यह कंपनी पृथक से कोष बना कर रखती है। यह एक प्रकार का संचय कहलाता है, बचत रिजर्व के नाम से होता है। इस संचय को ही सिंकिंग फंड या ऋण पत्र शोधन संचय कोष के कहते हैं। संचय को कोष भी बोला जाता है। इस संचय को सिंकिंग फंड या ऋण पत्र शोधन कोष कहते हैं। इस प्रकार से बनाए गए कोष को व्यवसाय के बाहर प्रतिभूतियों में विनियोजित कर दिया। जिनको प्रतिभूतियाँ ही कहा जाता है। कोई दूसरी कंपनी के अंश खरीद लो, ऋण पत्र खरीद लो, बैंक में एफडी कर दो, किसी बीमा कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दो, ऐसी जगह लगाओ जो सुरक्षित हो और एक निश्चित समय के बाद पैसा मिल जाए। सुरक्षित जगह कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है। प्रतिवर्ष कितनी राशि सिंकिंग फंड में हस्तांतरित की जाएगी, इसके लिए एक वार्षिक तालिका दी रहती है। जैसा भी मैंने उदाहरण दिया था, मोटे तौर पर 1 लाख का भुगतान करने के लिए 10,000 चाहिए। 10,000 नहीं होता, क्योंकि हर साल जो ब्याज मिलेगा वो भी तो वहीं री इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, तो 10,000 से कम राशि होती है। तो वो तालिका ये बताती है कि कितनी राशि का भुगतान करना है, कितने % में उसको विनियोग करना है। इन सब से वो एक निश्चित अमाउंट निकल आता है और उतनी राशि हमें बचा के रखनी होती है और उसको इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जिसको सिंकिंग फंड तालिका के नाम से जाना जाता है। सिंकिंग फंड में विनियोग करने के लिए सिंकिंग फंड तालिका का उपयोग करते हैं। वो तालिका बता देती है कि कितनी राशि का आपको विनियोग करना है, कितने समय के लिए करना है और कितने प्रतिशत वाले में करते हो। उससे राशि एक निर्धारित राशि निकल आती है और उतने दिन बाद उतनी राशि हमारे पास इकट्ठी हो जाती है और आसानी से हम उन ऋण पत्रों का शोधन कर देते हैं। यह राशि लाभ हानि का विवरण खाते से ली जाती है, लाभ में से ली जाती है। इस राशि को पुनः प्रतिभूतियों में विनियोग कर दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष विनियोग पर प्राप्त ब्याज और कोष की राशि में वृद्धि होती जाती है। जैसा अभी मैंने उदाहरण दिया था, 8,000 पहले साल 8,000, फिर उसका ब्याज मिल गया तो 8,500 हो गया, प्लस अगले साल के लिए 8,000 तो 16,500 लगाएंगे। फिर अगले साल 24,000 8 करके वो, प्लस 3 साल का जो ब्याज हो गया वो, फिर अगले साल 8,000 और मिला देंगे और पिछले सालों का जो ब्याज वो। इस तरह से वो इन्वेस्टमेंट होता रहता है और वो एक उतना अमाउंट हो जाता है। तो ऋण पत्रों के शोधन के समय विनियोग को भेज दिया जाता है। जब शोधन का समय आता है तो उसको हम विनियोग को भेज देते हैं और उनसे प्राप्त राशि का उपयोग ऋण पत्रों के भुगतान के लिए कर दिया जाता है। ऋण पत्र शोधन कोष सिंकिंग फंड बनाने से ऋण पत्र को शोधन संचय बनाने की कानूनी आवश्यकता की पूर्ति पूरी हो जाती है। बच्चों, आज के लेसन के लिए इतना ही। ये ऋण पत्र शोधन कोष के विषय में जानकारी हो गई। अगली जानकारी के लिए आप नवांकुर डिजी लेसन देखती रहिए। समय समय पर आपको जो जानकारी दी है उसका पालन करें।